इस वीडियो को फ्रेम ही ऐसे किया गया है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में और सीयूटी पीजी के एग्जाम में ये वीडियो आपके काम में आए। तो लगभग इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ 2011 से लेकर 2025 तक यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे। सीयूटी पीजी में 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो भी आप मुझे मेरे साथ कर चुके होंगे। और बोनस ये है कि सीयूटी पीजी के पहले जेएनयू डीयू बीएचयू एचसीयू आपने अलग अलग एंट्रांसेस लेता था, वो भी सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक कर चुके होंगे। साथ ही साथ प्लेटो के बारे में जो भी पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल डेप्थ भी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और फैक्चुअल कवरेज यानी जो भी सारा कुछ बुक्स या उनकी क्रोनोलॉजी या जो भी प्लेटो के रिगार्डिंग आ सकता है, अलग अलग स्कॉलर्स थिंकर्स उनके कमेंट्स, सब कॉम्प्रिहेंसिवली सारा फैक्चुअल कवरेज भी यहाँ तक हो जाएगा। बस आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। मैं इसका भी ध्यान रखूंगा कि बहुत सारे लोग नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से भी यहाँ पे शायद हो सकता है उनको मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में करना हो, वो इंजीनियरिंग करके आए हैं या एमबीए करके आए हैं, जो भी है। तो वो भी इसलिए फिर थोड़ा कंसेप्ट में हमें जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, तो हिंदी में पढ़े हैं या रीजनल लैंग्वेजेस मराठी तमिल कन्नड़ के मलयालम इन सब लैंग्वेजेस में पढ़े हैं। तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है ना, एक पॉलिटिकल साइंस में एक दो फेमस अप्रोचेस होते हैं। एक होता है टेक्सचुअल अप्रोच, जो भी उस थिंकर ने लिखा है उसी टेक्स्ट के हिसाब से ही उसको इंटरप्रेट करे, राइट। तो और एक होता है कॉन्टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच। तो जैसे बोला जाता है ना कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, जैसे जो मैकियावेली के लिए मोस्टली कहा जाता है या किसी भी थिंकर के लिए ये लागू होता है। तो उनका जो टोटल पीरियड था 427 से 347 बीसी, लगभग एथेंस यहाँ पे है। अगर आप इटली इटली के साइड में ग्रीस, राइट, तुर्की, ये जो रीजन है एथेंस ग्रीस में है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो टर्बुलेंट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि वॉर हुआ था, राइट, स्पार्टा और एथेंस के बीच में, और एथेंस की जिसमें हार हुई। और पूरा जो उसके लिए फिर वहाँ की डेमोक्रेसी, वो भी जो सारा करप्शन था, इसके लिए इसको जिम्मेदार कहा गया। तो इस एथेनियन डिक्लाइन के पीरियड में पेलोपोनेशियन वॉर के बाद प्लेटो का टाइम है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिख रहा है जो भी लिख रहा है, क्योंकि उसको फिर से एथेंस को रिबिल्ड करना है, उसको एक आइडियल स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो इस इंस्टेबिलिटी को और वहाँ के डेमोक्रेसी मॉब रूल, उसके बाद प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, राइट, वाइजेस्ट मैन उनको कहते थे। तो उनको उनकी डेथ हो जाना, क्योंकि फिर इसी जजमेंट के बाद, इस मॉब रूल के जजमेंट के बाद उनको हेमलॉक पी के लगभग उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए उनको मतलब इन सब डेमोक्रेसी को जिम्मेदार कहा गया। तो ऐसे सब सिचुएशन में प्लेटो लिखता है। तो एक टर्निंग पॉइंट था ही सोक्रेटिस की डेथ। हम तो ये हमें देखना पड़ेगा। अ, उसके बाद अल्फ्रेड व्हाइटहेड कहते हैं कि वेस्ट एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इज मेयरली अ सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेटो को एक ऐसे ओरिजिनल थिंकर कहा जाता है, राइट। सो बाद में एरिस्टोटल आया, उसने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया, प्लेटो के ऊपर अपना नॉलेज और बिल्डअप किया। जो भी हमें सारे थिंकर्स मिलते हैं, या तो वो प्लेटो को सपोर्ट कर रहे हैं या प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको हमें ऐसे बोला जाता है। तो उसके बाद उन्होंने एकेडमी, यानी प्लेटो ने 387 बीसी में एकेडमी की स्थापना की, जिसको एक पहली यूनिवर्सिटी सॉर्ट ऑफ कहा जाता है, पहला स्कूल, एक रिसर्च सेंटर की तरफ उसको हम देखा जा सकता है। उसके बाद प्लेटो की मेथोडोलॉजी क्या थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट था डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच मतलब जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना। मतलब पहले से ही कोई कंक्लूजन दिमाग में होता है, उस कंक्लूजन को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम फिर ग्राउंड पे जाते हैं। उस कंक्लूजन के हिसाब से हम जो भी देखेंगे डाटा कलेक्ट करेंगे, और फिर अपना कंक्लूजन को हम या तो सही कहेंगे, या तो डाटा अगर विपरीत मिला तो उसको गलत कहेंगे। तो ये डिडक्टिव अप्रोच हमें प्लेटो में देखने को मिलता है, जो उसकी थियरी ऑफ फॉर्म्स आइडियाज में भी हमें देखने को मिलता है। नेटलशिप जो थे, उन्होंने उसको प्लेटो को कहा है कि नहीं भाई, प्लेटो इंडक्टिव भी था, क्योंकि वो उसकी जो भी थ्योरी है वो प्रैक्टिस के साथ वो कनेक्ट करता है। लेकिन ये एक आर्गुमेंट है, एक कनेक्ट है, लेकिन जनरली स्कॉलर्स मानते हैं कि प्लेटो डिडक्टिव था। तो ये हमें दिमाग में रखना है। उसके बाद एक यहाँ पे है कि पहले एग्जिस्टिंग एक थ्योरी होती है आपके माइंड में, फिर आप उसका हाइपोथेसिस में फॉर्मुलेट करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उस डाटा को एनालाइज करते हो, या तो फिर उस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हो और रिजेक्ट करते हो। सो थ्योरीज के बाद थ्योरी पहले ही दिमाग में होती है, इसको कहते हैं डिडक्टिव, जनरल टू पर्टिकुलर। और इंडक्टिव में क्या होता है कि आप पहले ऑब्जर्व करते हो समाज में ओपनली जाके,
उसके बाद पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हो, उस डाटा का एनालाइज करते हो, और उसके बाद कोई एक जनरल कंक्लूजन, एक थ्योरी लेके आते हो। तो एक थ्योरी बिल्ड यहाँ पे कर रहे हो आप। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद प्लेटो के मेथोडोलॉजी में और क्या क्या था? तो एक था टेलियोलॉजिकल अप्रोच। टेलोस, टेलोस मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव, किसी एक पर्पस के साथ चीजें हो रही है। मतलब हमारे लाइफ में अगर हम यहाँ पे अर्थ पे आए हैं, तो हमारा कुछ तो एंड गोल होगा, कुछ तो मोटिव होगा, उस मोटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये है टेलोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच के साथ प्लेटो लिखते हैं। उसके बाद एक डायलेक्टिकल मेथड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था 2019 के नेट में, राइट? तो डायलेक्टिकल मेथड का सबसे पहले यूज किसने किया है? तो प्लेटो ने किया है। तो डायलेक्टिकल मेथड मतलब जो बाद में हमें हेगल में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, राइट? थोड़ा बहुत क्या, हेगल ने भी उसको अच्छे से मॉडर्न टाइम्स में लेके आए। तो थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस मतलब एक डायलॉग हो रहा है। उस डायलॉग में आपका एक क्रिटिकल रीजनिंग हो रहा है, डेवलप एक लॉजिकल आर्गुमेंटेशन हो रहा है, और फिर जो भी अपने अंदर जो पॉलिसीज होंगी, जो गलत थिंकिंग होगी, वो दूर जा रही है। तो उस हिसाब से डायलेक्टिकल मेथड प्लेटो लेके आए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, टेलीलॉजिकल मेथड के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग और भी मेथोडोलॉजीज थी। ऐसे नहीं कि प्लेटो बस इन्हीं दो मेथोडोलॉजीज को फॉलो करते थे। एक मेटाफिजिकल डियोलिज्म भी देखने को मिलता है, जिसमें एक विजिबल वर्ड की वो बात करते हैं, जो कि चेंज होता रहता है, उसका डिकाय होता रहता है। और एक होता है इंटेलिजिबल वर्ल्ड, जो मेटाफिजिकल वर्ड है, जो इटर्नल है, जो आइडिया फॉर्म्स में वो बात करते हैं, जिसके बारे में एक रियल नॉलेज गेन किया जा सकता है। वो एक एनोलॉजी का मेथड का भी यूज करते हैं, जो कि वो थ्री पार्टाइट सोल्स की बात कर रहे हैं, फिर वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एक एनालॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है? तो एनालॉजिकल मेथड भी वो यूज करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो पूरी एक हिस्टोरिकल ट्रेस मिलता है जब वो इवोल्यूशन एंड ग्रोथ की बात करते हैं, अलग अलग न्यूमरस स्टेट्स की। और फिर ये भी बाद में हम दिखेंगे बहुत डेप्थ में जाके, राइट? तो उसके बाद वो एनालिटिकल मेथड भी यूज करते हैं, जहाँ पे वो अलग अलग जो भी फिनोमिनाज थे, उनको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन नेचर को उन्होंने डिवाइड किया कि एपेटाइट, स्पिरिट्स, रीजंस, इन सब बेसिस पे पूरा अपना थ्योरी बिल्डअप किया। तो एक एनालिटिकल मेथड भी देखने को मिलता है। अब हमें देखना है कि प्लेटो के अलग अलग वर्ड्स वर्क्स क्या थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो जो मैंने हाईलाइट किया है, ये है एपोलॉजी, क्रेटो, रिपब्लिक, टियामस, लॉज, स्टेट्समैन। तो अब हमें ये भी देखना है कि बाकी के नाम भी थोड़े बहुत एटलीस्ट पता होने चाहिए। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में ये थोड़ा बहुत मुझे भी मुश्किल जा रहा है, कि चार्मिडास, लीज, लीज, प्रोटैगोरस, या ये इथिप्रो, ये सब। लेकिन आप एटलीस्ट एक बार इस स्लाइड को थोड़ा बहुत पॉज करके गॉजियास, मेनो, इन सब, फायदो, सिंपोजियम, और थिएटेटस या परमेंडियस, तो ये सब, फिलेबस, तो इन सब नाम को थोड़ा बहुत देख लो। हो सकता है एमसीक्यू के एग्जाम में ये नाम आ जाए। इसके बाद वो एक इमोर्टेलिटी ऑफ सोल की बात करता है। सोल जो है वो कभी भी नहीं मरता है, राइट? वो हमारे आने से पहले भी यहाँ था, और हमारे जाने के बाद भी वो रहेगा। तो फायदों में वो बात करते हैं, उसको एक चार तरीके के आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहे हैं। एक है साइक्लिकल आर्ग्यूमेंट, जिसको अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स भी बोलता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम इट्स अपोजिट, लाइफ फ्रॉम डेथ। ये डायलेक्टिकल मेथड में भी हमें ये देखने को मिलता है कि हम कुछ बोलेंगे, उसका अपोजिट वो स्टेटमेंट बोलेगा, वहां से कुछ नया ही आएगा, राइट? तो लाइफ फ्रॉम डेथ, सोल मस्ट एग्जिस्ट बिफोर डेथ। एक है रिकलेक्शन आर्ग्यूमेंट, एमनेसिया, जो नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू नो समथिंग, राइट? सो लर्निंग इज अ रिकलेक्शन ऑफ फॉर्म्स नोन बिफोर बर्थ, सोल प्री एग्जिस्ट बॉडी। एक होता है एफिनिटी आर्गुमेंट, सोल रिसेंबल्स फॉर्म्स, बॉडी रिसेंबल्स पर्टिकुलर्स, विजिबल, पेरिशेबल। एक और एंड में होता है फाइनल आर्गुमेंट, फॉर्म ऑफ अ लाइफ आर्गुमेंट, जिसको बोलते हैं कि सोल पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइफ, कैन नॉट एडमिट डेथ। तो एक इमोर्टल है सोल। तो ये कंसेप्ट है। इसके बाद प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, राइट? तो वर्च्यू इज नॉलेज, ये सोक्रेटिक डिक्टम है, ये सोक्रेटिस का स्टेटमेंट है, प्लेटो का नहीं। वर्च्यू इज नॉलेज। तो इसको अब हमें समझना पड़ेगा, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं कि इविल इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सीन बट ऑफ इग्नोरेंस। तो जो भी हम बुरी चीजें कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं अगर, तो वो हमें नहीं पता है कि अच्छी चीजें क्या है, वो इग्नोरेंस में हम कर रहे हैं, ठीक है? तो इफ वी ट्रूली, अगर हमें पता होगा कि अच्छा क्या है, तो हम बुरी चीजें नहीं करेंगे, तो हम अच्छी चीजें करेंगे। तो ये है पूरा उनका वर्च्यू इज नॉलेज का कंसेप्ट। उसके बाद यूडोमिया, वर्च्यू बेस्ड इथिक्स, हैप्पीनेस, अल्टीमेट गोल ऑफ और मॉडल कंडक्ट इज हैप्पीनेस और वेल बींग। मतलब हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम हैप्पी हो जाए, हम एक वेल बींग इस्टेब्लिश कर सके। और वो वर्च्यू को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्च्यू इज नॉट जस्ट अ मोरल रूल बट अ स्किल्स। तो एक क्या क्या स्किल्स, तो ये जो गुड लाइफ हमें अगर चाहिए, उसके उसको अटेन करने के लिए जो भी जरूरी है, उस स्किल्स को बिल्डअप करना, यानी
जो वर्चूज को बिल्डअप करने जैसा है। इफ यू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द गुड लाइफ यू विल इनविटेबली प्रैक्टिस टू अचीव द हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस को पाना ही एक सॉर्ट ऑफ गुड लाइफ पाने जैसा है। और ये एक द अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये भी सोक्रेटिस डिक्टम है कि जो भी हम कर रहे हैं हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ जो भी रेट्रोस्पेक्शन है वो करना चाहिए, खुद के बारे में क्रिटिकली सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद ही लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हम कर पाएंगे। जो भी हमारे वीकनेसेस है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ही तो हम जाके उनके ऊपर काम कर पाएंगे। तो ये सब है कि खुद की लाइफ को एग्जामाइन करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि थीम्स अलग अलग, प्लेटो के अलग अलग वर्क्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला बुक था एपोलॉजी, जिसमें वो जो भी सोक्रेटिस के ऊपर जो उसका ट्रायल चल रहा था तो सोक्रेटिस कैसे डिफेंड कर रहा है खुद को, राइट। तो सोक्रेटिस के ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया था कि वो एथेनियन जो यूथ है उसको करप्ट कर रहा है। लेकिन सोक्रेटिस बोलता है कि वो खुद को एक गैडफ्लाई की एनालॉजी में देखता है। गैडफ्लाई मतलब जो आपके घर में हाउस हाउस फ्लाई होती है उसका थोड़ा बड़ा वर्जन उसको बोला जा सकता है। कि एक हॉर्स है वो लेजी है, वो बैठा हुआ है और गैड फ्लाई जाके उसको तंग कर रही है, भाई उठो जाओ कुछ काम करो, लेजी नहीं रहना है। तो उस तरीके से यहाँ का जो यूथ है वो इंटेलेक्चुअली लेजी बन गया है, मोरली कॉम्प्लिसेंट बन गया है, और मेरा काम है कि उनको मतलब कांस्टेंट क्वेश्चनिंग करना, जस्टिस वर्च्यू इसकी डिमांड करना, और मैं वो कर रहा था। ऐसे वो खुद को डिफेंड करता है सोक्रेटिस। ये पूरा मतलब ट्रूथ ओवर लाइफ एंड में वो फिर मतलब एपोलॉजी तो वो करेगा ही नहीं। लेकिन एपोलॉजी ये वर्ड मतलब अभी जो हम एपोलॉजी बोलते हैं उस वर्ड से नहीं आया है। एपोलॉजी मतलब ग्रीक में होता है डिफेंस, खुद का डिफेंस करना। तो सॉक्रेटिक डिफेंस जो है वो हमें इस एपोलॉजी जो प्लेटो ने लिखा उसके ऊपर हमें उसमें वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है क्रीटो। अब क्रीटो में ये है कि क्रीटो करके जो था वो सोक्रेटिस को बोल रहा था कि भागने का मौका है, हम इस मतलब प्रिजन से भाग सकते हैं। लेकिन सोक्रेटिस मना करता है, वो बोलता है कि मैं एस्केप नहीं करूंगा, मैं जो भी यहाँ का लॉ है उसको मैं फॉलो करूंगा, जो भी डिसीजन होगा। मतलब एट द एंड परस्यूड और ऑबे, मतलब मैं उनको परस्यू नहीं कर पाया कि मैं जो मतलब मैं जो कर रहा हूँ जो सही इंटेंशन से कर रहा हूँ, या मैं उनको परस्यू नहीं कर पाया। और एट दिन उन्होंने जो भी डिसीजन लिया मुझे उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ का लॉ मैंने टैसिट कंसेंट सॉर्ट ऑफ दी थी यहाँ पे रहने के लिए। तो यहाँ का लॉ जो है वो मुझे मानना पड़ेगा, ऑबे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रीटो में एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट, अल्टीमेट फाइनलिटी ऑफ लॉ, ये हमें देखने को मिलता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उसकी फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स को। एक है थियरी ऑफ फॉर्म्स, जिसको थियरी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है। तो एक होता है कि जो इसमें ये है कि ये इटर्नल है, एक यूनिवर्सल है, परमानेंट है, चेंज नहीं होता। तो एक टू वर्ल्ड्स की बात वो करता है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ बीइंग, मतलब जो फॉर्म्स है, एक रियल इटर्नल परफेक्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ये आइडिया ऑफ ब्यूटी है, या मतलब एक ये आइडिया है, राइट। और फिर उसका एक हमारा खुद का कंसेप्शन हो सकता है, ठीक है, कि भाई ब्यूटीफुल क्या है जो हमारे माइंड में हो। तो उसके बाद फिर हम जो भी चीज़ें डेवलप करें या जो भी देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो आएंगी थर्ड लेवल पे। और उसके बाद फोर्थ लेवल पे जो कोई उसकी उसकी पेंटिंग्स बनाएगा, राइट। तो वो एंड में बहुत ही ज़्यादा इमिटेशन है। तो ये इस तरह से चार इसमें देखा गया है, ठीक है। तो जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स है वो हमारे माइंड के अंदर की आइडिया नहीं है, मतलब वो पहले से थी, वो बाद में फिर हमारे माइंड में आया कुछ कि ब्यूटीफुल क्या है, जस्टिस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और उसके हिसाब से हमने चीजें बनाई या जो नेचर में थी वो। और फिर एंड में जो पेंटिंग्स वगैरह उसकी बनती है वो तो इमिटेशन है। तो इस हिसाब से ये पूरा कंसेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से अगर हम समझना है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, जो मतलब हम ये सब जो तैयार कर रहे हैं, जो ट्रांजिएंट है, जो चेंजिंग है, इसको अगर अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल से समझा जा सकता है। यूपीएससी में 2021 में एक क्वेश्चन आया था, और लगभग फिलोसॉफी के जो ऑप्शनल फिलोसॉफी जिनका ऑप्शनल है उसमें लगभग 5 से 6 बार एक क्वेश्चन आ चुका है प्लेटो के थियरी ऑफ फॉर्म्स, थियरी ऑफ आइडियाज पे। तो देर इज अ रेड चेयर, हाउ वुड प्लेटो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट यूजिंग हिज थियरी ऑफ फॉर्म्स। तो अब देखो यार, चेयरनेस ये एक्चुअली फॉर्म है, चेयरनेस। तो चेयर मतलब ये सारी चेयर्स है, राइट। मतलब यहाँ से अगर देखोगे आप तो ये सारी चेयर्स है। तो कितने सारे उसके इमिटेशंस हो सकते हैं जो हम रियल वर्ल्ड में दे सकते हैं। उसका डिकाय होगा, ये टूट जाएंगी, कुछ भी होगा इसके साथ, लेकिन चेयरनेस एज आइडिया तो वो हमेशा रहेगा। तो फॉर्म ऑफ चेयरनेस ये एक्चुअली है फॉर्म।
और उसके बाद में ये सब उसको हमने इमिटेट किया है, उसको रियल वर्ल्ड में जब हम लेके आए हैं, ये एक्चुअली उसका शैडो है, राइट। तो ऐसी एग्जांपल है बेड्स का, कि द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन मतलब ये है कि although there are many types of beds, single, double, four poster, they all share one thing in common that makes them beds, right? They all try to achieve being a bed. तो बेड क्या है, मतलब चेयर क्या है, बेड क्या है, ये एक फॉर्म है, और वी ऑल आर ट्राइंग टू डू दैट, मतलब ये ऑल बेड ट्राई कर रहे हैं कि उस फॉर्म को अटेन किया जाए। तो इस तरीके से दे आर ऑल ट्राइंग टू इमिटेट, सो मेकिंग देम इमिटेशंस, दे आर नॉट रियल फॉर्म्स। तो इस तरीके से आइडिया ऑफ फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। उसको अगर और अच्छे से समझना पड़ेगा तो कैटेगरी, मतलब जो उसका एलोगरी ऑफ केव कंसेप्ट है उसको भी हम समझेंगे। तो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म्स एंड मैटर? तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेयरली पेल रिफ्लेक्शंस और कॉपीज ऑफ द फॉर्म्स, जो भी हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया। ट्रू नॉलेज इज ओनली पॉसिबल रिगार्डिंग द फॉर्म्स, जो नॉलेज है जो अटेन किया जा सकता है, प्लेटो बोलता है कि नॉलेज को अटेन किया जा सकता है, लेकिन वो किस नॉलेज, कौन सा नॉलेज, जो ये रियल फॉर्म्स है, मतलब जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स है उनका ही नॉलेज हम अटेन कर सकते हैं। तो इपिस्टीम यानी नॉलेज, जो फॉर्म्स का ही इंटेलेक्ट, उसमें सर्टेनिटी होती है। और जो नॉलेज नहीं है वो है ओपिनियन, जिसको डोक्सा बोला गया है, एक सेंसिबल वर्ड जो है, जो सेंसेस है, प्रोबेबिलिटी स्टिक बातों जो हम करते हैं। तो उसमें ओपिनियन में फिर इकेसिया, पिस्तिस, और नॉलेज में फिर डायोनिया, नोएसिस। तो इस तरीके से उसको और डिवाइड किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे और अच्छे से। तो ये कुछ वन लाइनर्स है कि व्हाट आर द टू रियाम्स ऑफ रियलिटी इन प्लेटोस फिलोसॉफी। एक है विजिबल सेंस वर्ल्ड और एक है सेंसिबल वर्ल्ड, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। तो इस तरीके से विजिबल सेंसिबल जो हमें देख रहा है, राइट, जो इमिटेटेड है, जो शैडो है, ये सब शैडो है, जो विजिबल सेंसिबल वर्ल्ड हमारे सामने, जो लैपटॉप है या मोबाइल है या टेबल है, जो भी है। और एक होता है इंटेलिजिबल वर्ल्ड, जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स है, कि टेबलनेस क्या है, या टेबल क्या होना चाहिए, या इस तरीके के जो आइडियाज है। फिर है विच वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज एंड इम्परफेक्शन। तो विजिबल वर्ल्ड जो है वो चेंज होता रहेगा, उसका डिकाय होता रहेगा, वो इम्परफेक्ट है। फिर है कि विच वर्ल्ड इज एक्सेसिबल थ्रू रीजन एंड इंटेलेक्ट। तो रीजन एंड इंटेलेक्ट कहाँ पे है? वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म्स? तो फॉर्म क्या है? वो इटर्नल है, अनचेंजिंग है, परफेक्ट है, नॉन फिजिकल है, ऑब्जेक्टिव है, राइट। और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्म्स? सो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट इन और इमिटेट द फॉर्म्स। और उसके बाद व्हाट कंसेप्ट डज प्लेटो यूज टू एक्सप्लेन हाउ वी एक्वायर नॉलेज? तो हम नॉलेज को ऐसे एक्वायर करते हैं, एनालिसिस से या रिकलेक्शन से। सो रिकलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है। विच एलोगरी बेस्ट इलस्ट्रेट्स प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स? तो एलोगरी ऑफ केव क्वेश्चन आ चुका था। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लेटो? तो हाईएस्ट फॉर्म क्या है? फॉर्म मतलब क्या? आइडिया ऑफ ब्यूटी, जस्टिस, या फॉर्म ऑफ द गुड। गुड क्या है कंसेप्ट? तो बेस्ट है गुड, ये सबसे ऊपर आता है। अब हम देखते हैं कि एलिगोरी ऑफ केव क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रिजनर्स है, ये बहुत मतलब बचपन से इन्होंने दुनिया ही नहीं देखी, ये यहीं पे है, ठीक है, इनको कुछ नहीं पता, इनको यहाँ पे लॉक करके रखा हुआ है। और ये जो केव का एंट्रांस है, यहाँ पे एक ये आग जल रही है, ठीक है। और जो भी बाहर ये हो रहा है ना, यहाँ पे जो भी यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से इसकी शैडो यहाँ पे वॉल पे आ जाती है, इसकी शैडो, ठीक है। तो इनको तो यार बाहर की दुनिया ही नहीं पता, तो ये इसी को मतलब खरी दुनिया या रियल रियल चीजें, इन्हीं को वो रियलिटी समझ रहे हैं। रियलिटी कहाँ है? जो बाहर आउटसाइड में, जो सन के अंदर, जो भी यहाँ पे ये जो पेड़ है, ये सब है, ये सब रियलिटी है, और इसको ये समझ रहे हैं रियलिटी। तो इसको प्लेटो बाद में डिस्कस करता है कि एक इंसान यहाँ से छूट जाता है, वो फिर यहाँ से बाहर जाता है, ये ले कोई बाहर गया, इसने देखा कि भाई वर्ल्ड क्या है, क्या होता है ट्रूथ, क्या होती है गुड लाइफ। ये बाद में आया, इनको बताने का ट्राई किया, लेकिन ये लोग उसको नहीं समझते, वो उसको ही पागल समझते हैं कि भाई तुम क्या बता रहे हो, ठीक है। और फिर मतलब ये सॉर्ट ऑफ सोक्रेटिस को देखा जा सकता है कि सोक्रेटिस के पास नॉलेज था, उसको पता था क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जब वो बता रहा था एथेंस के लोगों को, तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आया। या जैसे आज अगर हम उसको देखें तो सोशल मीडिया में जो हमारे इको चेम्बर्स बने हुए हैं ना, कि एक ही तरीके के वीडियो हम यूट्यूब पे देखते हैं, या अपना खुद का एक बना लिया है वर्ल्ड, तो जिससे बाहर ही हम नहीं आना चाहते। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है कि ये देखो कि ये पूरे शैडोज यहाँ पे प्रिजनर्स बैठे हैं, और इसी को वो मतलब सच मान रहे हैं। सच कहाँ है? सच बाहर है, मतलब सन के बाहर, मतलब जो सन है,
वो सबसे बड़ा फॉर्म है, उसके बाद जो भी बाहर यहाँ पे हो रहा है ये सच है, ठीक है। तो तो केव रिप्रेजेंट्स द सेंसरी वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स, तो इल्यूजन्स वेयर प्रिजनर्स सी ओनली शैडोज कास्ट ऑन द वॉल, मतलब ये सब इस तरीके से। एंड उसको फिर जो फिलोसोफर है ना, वो जो बाहर जो प्रिजनर गया था, वो जो खुद को फ्री करके, तो उसको वापस आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, वो उसका काम है, मतलब कि फिलोसोफर का, कि ये आके भाई तुम इनको नॉलेज दो, उनको बताओ, और उनको खुद को फ्री करने के लिए आप मोटिवेट करो, इस तरीके से। तो एक कंसेप्ट है मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन, यहाँ पे वो यूज करता है। तो ये आपके एग्जाम में क्या आएगा, मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन किसका कंसेप्ट है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें प्लेटो चार्ट्स हायरार्की ऑफ नॉलेज, तो ये देखो, सबसे मतलब जो वॉल पे जो दिख रहा था वो एक इमेजिनेशन है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे आता है, उसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे, एक ओपिनियन कहेंगे। फिर कन्विक्शंस जो है वो भी, ये दो चीजें ओपिनियन में आती है। और उसके बाद ये विजिबल है जो हम दुनिया में देख रहे हैं सब, और एक उसके बियॉन्ड जो होता है इनविजिबल, जिसको मैथमेटिकल नॉलेज, डायलेक्टिकल रीजन, ये सब, डायलेक्टिकल रीजन सबसे ऊपर है, मतलब सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है ये। तो ये डायोनिया एंड नोएसिस, ये दो चीजें नॉलेज में आती है। पिस्टिस एंड इकेसिया, ये दो चीजें जो है वो ओपिनियन में आती है। तो इसको बोलते हैं मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन। ये एक एनलाइटनमेंट प्रोसेस है पूरा, यहाँ तक अगर आप गए तो ये एक एनलाइटनमेंट प्रोसेस है। तो सन जो है वो फॉर्म ऑफ गुड है, वो अल्टीमेट सबसे हाईएस्ट यही है, ठीक है। ये आउटसाइड क्यों मिलेगा हमें नॉलेज, क्योंकि अंदर जो है वो ओपिनियन है, नॉलेज नहीं है। सो यही है कि इमेजिनेशन, बिलीफ, थॉट एंड में अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, इस तरीके से उसको देखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि रिपब्लिक में क्या कहा गया है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बुक जिसको हम मानते हैं। हमने पहली क्रीटो, एपोलॉजिया, ये बुक्स देखी, तो उसको एज अ कंसर्निंग जस्टिस उसका सबटाइटल था, ठीक है। और इसको एक डायलॉगिकल फॉर्म्स, मतलब सोक्रेटिस तो है ही, फिर थैसीमैकस है, पुलेमैकस है, सेफालस है, ग्लूकोन है, तो सॉरी ग्लूको है, या एडेमेनस्टस है। तो इन सब को मेरे थोड़े प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं क्योंकि ये है ही इतने डिफिकल्ट। तो जस्टिस क्या है ये बात हो रही है, ठीक है। ये जस्टिस के लिए ग्रीक वर्ड है, राइट, डिकैसियन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था। तो सेपालस जो बोलता है वो है, बोलता है कि जस्टिस इज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेब्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सोक्रेटिस उसको काउंटर करता है कि भाई कोई डर के मारे तुम्हारे घर में आके छुप गया है, और बाहर फिर वो जो उसको मारने के लिए पीछे से भाग रहा था, वो अगर आके तुम्हें पूछे कि क्या वो अंदर छुपा है क्या, तो तुम क्या मतलब सच बोलोगे उस टाइम, अगर तुम सच बोलोगे तो वो तुम्हारा जाएगा, राइट। फिर पोलीमार्कस बोलता है कि जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। तो वो उसको भी वो ऐसे बोलता है कि जस्टिस में हार्म का इफेक्ट है ही नहीं, वो मतलब बस गुड ही गुड है, किसी के बारे में बुरा हम नहीं सोच सकते। तो किसी के बारे में भी बुरा सोचना ही मतलब जस्टिस है ही नहीं, राइट। तो जस्टिस मतलब राइटियसनेस, ये कंसेप्ट यहाँ पे आता है। और थैसीमैकस बोलता है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, माइट इज राइट, रेडिकल व्यू वहां पे वो बता रहा है, ठीक है। तो मतलब वो बोल रहा है कि जो भी लॉज बन रहे हैं, वो जो भी पावरफुल एलिमेंट्स है सोसाइटी में, वो अपने हित में बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। हाँ, लेकिन उसको फिर बाद में मतलब सोक्रेटिस उसको काउंटर करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी फिलोसोफर किंग या जो भी है, वो मतलब उसके पास नॉलेज है, उसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे वो अलग अलग एग्जांपल्स देता है कि जैसे शू मेकर है, वो शूज बस अपने लिए नहीं बना रहा, वो बाकी लोगों के लिए भी बना रहा है। जो किसान फार्मर है, वो बस अपने लिए ही अनाज नहीं उगा रहा है, वो बाकी लोगों के लिए भी बना रहा है। वैसे ही जो फिलोसोफर किंग है, जो जो गार्डियंस है, जो मतलब रूलिंग क्लास है, वो बस अपने खुद के इंटरेस्ट में नहीं रूल कर रहे हैं, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं। और वो उसको जस्टिस मतलब ऐसे नहीं है कि बस इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर है। ग्लाउकॉन बोलता है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। तो उसको भी ऐसे वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। तो इन सबको वो रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो प्लेटो, सोक्रेटिस जो है, इन सारे ऊपर के जो कंसेप्शंस है उनको रिजेक्ट करते हैं। और जस्टिस को एज अ लिविंग इन हार्मनी या इंटरनल ऑर्डर की तरह वो देखते हैं। सो जस्टिस क्या है प्लेटो के लिए? सो जस्टिस इज अ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब हर एक क्लास, वो 3 क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड करता है, और किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना है, एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, और फिर हारमोनी में रहना है, ठीक है। यो इस तरीके से वो जस्टिस को देखते हैं। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वन मैन वन आर्ट वन ड्यूटी,
इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था। नॉन इंटरफेरेंस, किसी के भी काम में, जैसे रूलर, सोल्जर्स, प्रोड्यूसर, कोई भी किसी के एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। और एक दूसरे के ऊपर वो सारे इंटरडिपेंड भी है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स अगर अनाज नहीं उगाएंगे तो ये लोग खाएंगे क्या? अगर ये लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे अनाज उगा पाएंगे? और एट द एंड सब सोसाइटी को मतलब गवर्न कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा कैसे रहना है, क्या करना है? ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं कि उसका एक कंसेप्ट है, राइट, कि स्टेट एज अ सोल रिट लार्ज, या स्टेट एज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो मतलब वो ऐसे बोलता है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं हर एक इंसान के अंदर। 3 एलिमेंट्स होते हैं, रीजन होता है, स्पिरिट होता है, एपेटाइट होता है, राइट। तो रीजन मतलब जो रैशनल कैपेसिटीज है, मतलब हर इंसान के अंदर ये 3 चीजें होती है, लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा हमारे अंदर डोमिनेट कर रहा है। जिसके अंदर रीजन ज्यादा होगा उसके पास विजडम एज अ वर्च्यू है, वो बनेगा फिलोसोफर किंग या रूलिंग क्लास। और वो डिलिबरेट करेगा, रूल बनाएगा, गाइड करेगा, ठीक है। जिसके अंदर स्पिरिट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो उसके पास करेज है, तो वो ऑक्सिलरी यानी सोल्जर क्लास में जाएगा, वो टू फाइट, प्रोटेक्ट, एनफोर्स लॉज। और जिसके पास एपिटाइट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, पैशंस डोमिनेट कर रही है, उसके पास टेम्परेंस है, वो प्रोड्यूसर क्लास में जाएंगे, आर्टिसन, फार्मर्स बनेंगे, टू प्रोड्यूस द मटेरियल गुड्स, सस्टेन द सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से वो देखता है। तो इन्हीं का एक बड़ा रूप स्टेट है। मतलब इन तीनों को अगर क्लब करे, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल से बनते हैं ये क्लासेस, और उसको फिर और क्लब करे तो स्टेट बनता है। हम्म। उसके बाद फिर मीथ ऑफ मेटल्स, उसको एक नोबल लॉ कहा जाता है, एक मतलब अच्छाई के लिए कहा गया एक बड़ा झूठ, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे बोलता है ना कि गोल्ड या सिल्वर एंड कॉपर, राइट, ऐसे 3 एलिमेंट्स होते हैं जो जन्म से हमारे अंदर होते हैं। किसी के अंदर क्या होता है, किसी के अंदर क्या होता है, किसी के अंदर क्या होता है। तो एक प्रोपोगंडा था, एक फाउंडेशनल मीथ है ये, राइट, ये तो सच्चाई है नहीं, मीथ है। रूलर्स के पास गोल्ड होगा, सोल्जर्स के पास सिल्वर्स होगा, प्रोड्यूसर्स के पास ब्रास या आयरन होगा। हम्म, तो हर एक का पर्पस इसीलिए इसी से डिफाइन होता है। इसका पूरे थ्योरी का पर्पस यही था कि एक सोशल हायरार्की बनी रहे, इस आइडियल, ताकि आइडियल स्टेट में कोई, मतलब आइडियल स्टेट कब रहेगा, जो हर कोई अपना एक दूसरे का काम करेगा, किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। और एक सिविक यूनिटी रहेगी, खुद की प्लेस आप एक्सेप्ट करोगे और फिर उसके लिए फिर रिवोल्ट वगैरह नहीं करोगे। तो गोल्ड होता है रूलर्स गार्डियंस के पास, फिलोसोफर किंग के पास, उसके अंदर विजडम, रीजन, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, लव फॉर ट्रूथ है। उसका काम है टू सोसाइटी को गवर्न करना, लॉज को बनाना, स्टेट को गाइड करना। सिल्वर होता है ऑक्सिलरीज, वॉरियर्स के पास, उनके क्या क्वालिटीज होती है, करेज, स्पिरिट, ऑनर, लॉयल्टी। उनका रोल है सोसाइटी को डिफेंड करना, स्टेट को, लॉज को इन्फोर्स करना। और ब्रॉन्ज आयरन होता है जो प्रोड्यूसर्स, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, आर्टिसंस, उनके पास, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, टेम्परेंस, ओबीडियंस, डिजायर फॉर मटेरियल गेन। उनका रोल है टू प्रोवाइड फॉर द मटेरियल नीड्स ऑफ द स्टेट। और फिर एंड में मतलब एपेटाइट्स जो है वो लगभग उसको लोवेस्ट माना गया है, और जो रीजन है वो रैशनैलिटी है, उसको हाईएस्ट हाईएस्ट एलिमेंट माना गया है, ठीक है। बीच में आता है स्पिरिट। तो ये इसको नोबेल लाइक कहा गया है, क्योंकि ये, अब हमें भी पता है ये तो सच्चाई है नहीं, लेकिन मतलब अब जैसे नहीं होता कि हमारे यहाँ पे दंत कथाएं होती है, तो सच्चाई तो है नहीं, सब सुपरस्टिशियस कथा है, लेकिन सॉर्ट ऑफ मोरल डिसिप्लिन या मतलब जो भी है सोसाइटी में लाने का काम करती है। तो इस तरीके से एक बताया गया था। तो अब देखते हैं कि उसका आइडियल स्टेट का कंसेप्ट क्या था। तो ये मतलब जो हमने अभी से डिस्कस करते आए कि ऐसे 3 पार्टेड डिवीजन होना चाहिए, हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए, ये सब तो कंसेप्ट है ही आइडियल स्टेट में, तो ही आइडियल स्टेट रहेगा। लेकिन जब फिलोसोफर किंग रूल करेगा तो ही आइडियल स्टेट इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी आ पाएगा, राइट। सो बोलता भी है कि अंटिल फिलोसोफर्स आर किंग और द किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर ऑफ फिलोसफी, सिटीज विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम देयर इविल्स। तो ये मतलब जब तक फिलोसोफर किंग नहीं आता सत्ता में, या वो नहीं जब तक रूल करता है, तब तक मतलब इविल ही होता रहेगा, तो बुरी चीज ही रहेगी सोसाइटी में, अच्छा ही तो नहीं होगी। हम्म? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फिलोसोफर किंग के पास वर्ड ऑफ फॉर्म्स, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है पता है, उसको गुड क्या है सोसाइटी के लिए पता है, वो जानता है कि सबका इंटरेस्ट किस में है, राइट। और उस इल्यूजन्स, ओपिनियंस के ऊपर वो उठ चुका है, ठीक है। इसलिए वो फिलोसोफर किंग है। हम्म? तो उसका रोल क्या है कि वो एक रैशनल माइंड के साथ आ रहा है, इंटेलेक्चुअल है वो, एंड उसको एक कॉम्पिटेंस भी है कि गुड सोसाइटी को कैसे आगे लेके जा सके,
इसलिए उसके उसके पास सब होना चाहिए पावर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर वो क्या करता है ना कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लेकर आता है। वो आपको ये देखना है कि वो सबके लिए नहीं थी, वो बस गार्डियन मतलब जो रूलर्स एंड सोल्जर्स है उनके लिए ही ये अप्लाई है। बाकी का जो थर्ड क्लास था ना, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्लास, उनको उनको वो अपनी फैमिली रख सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है, ये इन दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ऐसे क्यों कह रहा है, देखो इसका रीजन ये है कि वो ऐसा बोल रहा है कि जो रूलिंग क्लास है वो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक रहा तो वो खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा करेगा या खुद के बच्चों की भलाई चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो सेपरेट होना चाहिए, कोई भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, करप्शन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही फिर ये जो कम्युनिज्म है वो कंसेप्ट वो लेके आता है। दूसरा होता है एवोल्यूशन ऑफ फैमिली, क्योंकि अदरवाइज नेपोटिज्म होगा। ठीक है, अपने ही लोगों को आप आगे लेके आओगे। हम्म, तो इस तरीके से एक स्टेट कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन की बात वो करता है। और चिल्ड्रंस जो है वो कम्युनली उनको रेज करना है, सब सब मिलके रेज करेंगे चिल्ड्रन को, किसी को नहीं पता होगा कौन सा बच्चा किसका है। ठीक है, इस तरीके की वो बातें करता है। हम्म, एरिस्टोटल इसको क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि ये कॉमन डिजायर होती है हमारे अंदर की खुद की फैमिली हो, बच्चे हो, वो प्लेटो नहीं समझ रहा है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सॉर्ट ऑफ यूनिटी के चक्कर में डाइवर्सिटी को हम खो रहे हैं, इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है। तो देखो यही है कि चिल्ड्रंस को है वो मिल के सब रेज करेंगे, किसी को नहीं पता कौन सा किसका चिल्ड्रन है। ठीक है, और कोई पर्सनल वेल्थ लैंड हाउसेस नहीं होंगे। ट्रेडिशनल अपना फैमिली सेटअप नहीं होगा। हम्म, और इस तरीके से लेकिन ये गार्डियंस के लिए ही है। ठीक है, सबके लिए नहीं है ये कंसेप्ट। अब देखते हैं, प्लेटो को बोला जाता है ना कि एक स्टेटिस्ट है, मतलब वो इंडिविजुअल को सेकेंडरी देख रहा है और स्टेट को पहले देख रहा है। तो स्टेट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट एंड हाईएस्ट गुड, स्टेट क्राफ्ट इज अ सोल क्राफ्ट। ठीक है, तो स्टेट के प्रति जो अपने अपनी ड्यूटीज निभानी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के पास कोई राइट्स वगैरह ऐसे है नहीं। इसको फिर कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज भी करता है कि इंडिविजुअल्स कोई थ्रिटन कर रहे हैं और मतलब एक इंडिविजुअल्स आर मियर टूल्स फॉर द स्टेट। एक मॉडर्न टोटलिटेरियन जो कंसेप्ट है उसका रूट हमें यहाँ पे प्लेटो के राइटिंग में मिलता है, रिपब्लिक में, ऐसे बोलता है कार्ल प्रॉपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो एक साइकिल ऑफ पॉलिटिकल डिक्लाइन की बात करता है, एक रिजीम्स की बात करता है। तो सबसे गुड सबसे अच्छी रिजीम होती है प्लेटो के लिए वो है एरिस्टोक्रेसी, अ रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, उसको बोला है एरिस्टोक्रेसी जो आइडियल होती है। ठीक है, यह है एरिस्टोक्रेसी। वो डीजनरेट होती है टिमोक्रेसी में। कुछ फ्यू लोग जो होते हैं वो मतलब वहाँ पे खुद के मतलब उस सेंस से सोल्जर जो स्पार्टा में दिखी थी टिमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद होता है ओलिगार्की, रूल ऑफ वेल्थ, वेल्दी रिच मैन, खुद के इंटरेस्ट में ये लोग थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं। फिर होता है डेमोक्रेसी, रूल बाय जो भी मासेस है, सब मोबोक्रेसी जिसको बोला गया है, केओटिक रूल है ये सब। ठीक है, और फिर एंड में होता है टेरेनी, रूल बाय फियर डेस्पॉट वर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी से टिमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरनी, यहाँ से ये पूरा साइकिल डिजेनरेट एक साइक्लिकल है, फिर से फिर टायरनी के बाद फिर आएगा फिलोसोफर किंग जो एरिस्टोक्रेसी है। तो इस हिसाब से इसको पूरा देखा गया है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर प्लेटो क्या कहता था कि डेमोक्रेसी बोल रहा था कि एक रूल रूल ऑफ लिबर्टी है और एक्सेसिव लिबर्टी हो गई है ना, तो इसलिए कोई डिसिप्लिन नहीं है सोसाइटी में, और केओटिक मॉब जो है वो रूल कर रहा है तो इनडिसिप्लिन है। इक्वेलिटी ऑफ अनइक्वल्स, तो अनइक्वल्स सारे उनको इक्वेलिटी दे दी, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, तो ये पूरा इनकॉम्पिटेंस लोग रूल कर रहे हैं। एंड डेमोक्रेसी कोलैप्सेस इनटू टायरनी ड्यू टू द लाइसेंस। तो इस तरीके से वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसका पीछे का रीजन ये भी था कि डेमोक्रेटिक रूल में ही सोक्रेटिस को उन्होंने शिक्षा सुनाई, ठीक है, कि पॉइजन पी के मरना है सोक्रेटिस को, तो इसलिए उसका चीड़ थी डेमोक्रेसी के लिए। अब हम देखते हैं कि उसका स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो लगभग बर्थ के बाद 20 ईयर्स तक सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिम्नास्टिक्स, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब पढ़ेंगे। 20 फिर उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 20 ईयर्स में, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद 20 to 30 तक हम मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद 30, उसके बाद और एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 30 to 35 हम डायलेक्टिक्स, फिलोसफी, रीजन, जो भी सिलेक्टेड फ्यू होंगे उनके लिए ही। ठीक है, 35 के बाद हम जाएंगे मतलब
एक उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला, ठीक है, कई आर्मीज को कमांड करना, ऑफिसेस को होल्ड करना, जो माइनर छोटे छोटे ऑफिसेस है, तो एक्सपीरियंस से सीखेंगे, ठीक है। और 30 to 50 ईयर्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें आएगा, और 50 ईयर्स के बाद बनेगा फिलोसोफर किंग, जो भी ये सर्वाइव करेगा एंड तक। और तो ये एज ऑफ 30 पे बनेगा फिलोसोफर किंग। तो ये है प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन। रूसो ने बोला है कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो उसका इमाइल बुक है रूसो का, इमाइल में रूसो बोलता है, ठीक है। ये जो पूरा एजुकेशन का कंसेप्ट था वो स्पार्टा से इन्फ्लुएंस होके उसने डेवलप किया था। यही है कि 20 ईयर्स तक सब लोग पढ़ेंगे, जिमनास्टिक, म्यूजिक एक्सेट्रा। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद 20 to 30 पे एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे फिर कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे, और 30-35 मतलब उसके बाद डायलेक्टिक्स, फिलोसफी, रीजन, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह। और फिर एंड में बनेगा, उसको पता है कि गुड क्या है, फिलोसोफर किंग यहाँ पे बनेगा। अब हम देखते हैं कि क्रिएटिव ऑफ आर्ट। तो प्लेटो ना आर्ट को क्रिटिसाइज करता है बहुत ज्यादा, सारे क्रिएटिव फैकल्टीज को नहीं है, बस क्रिएटिविटी को नहीं, बस आर्ट को, पोएट्री, पेंटिंग्स, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्योंकि वो बोल रहा है ना, उसने अपने रिपब्लिक में उसने बैन करके रखा था, मतलब होमर जैसे जो लोग पोएट्स थे, वो बोल रहा था कि ये बस रिटोरिक है, या मतलब इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने तो आपको, जब हम आइडिया ऑफ फॉर्म्स डिस्कस कर रहे थे, सबसे एंड में पेंटिंग्स थे ना, जो हम जो रियल लाइफ में भी जो इमिटेशन है उसको बाद में री इमिटेट, या उसको ही इमिट, मतलब पेंटिंग करना मतलब क्या है, किसी चीज को आप पेपर पे बस इमिटेट कर रहे हो। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है द फॉर्म, आइडिया ऑफ बेड। उसका जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिकल बेड जो है, वो कारपेंटर एक्सेट्रा, ये सब कॉपी ऑफ फॉर्म है। और उस बेड का भी आप पेंटिंग बना रहे हो, मतलब एक कॉपी ऑफ कॉपी है ये, ठीक है। इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आर्ट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, मतलब रियलिटी से खूब दूर है, एंड अपील्स टू इमोशंस, एपेटाइट्स, नॉट अ रीजन, ऐसे उसको कहता है, ठीक है। इसलिए वो पोइट्री, आर्ट, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिएटिविटी को नहीं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका एक इंपॉर्टेंट बुक आया रिपब्लिक के बाद, स्टेट्समैन और लॉज, ठीक है। लॉज तो सबसे एंड वाला बुक है उसका। लॉज में वो नॉक्टर्नल काउंसिल की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले रिपब्लिक में जो बस एक ही रूलर था, फिलोसोफर किंग, लेकिन यहाँ पे एक काउंसिल है गार्डियंस की। प्लेटो मूव्स फ्रॉम बेस्ट स्टेट टू दी सेकंड बेस्ट स्टेट, जो एरिस्टोटल का मतलब एक सॉर्ट ऑफ बेस्ट जो एरिस्टोटल लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो पहले रूल ऑफ फिलोसफी था फिलोसोफर किंग में, यहाँ पे हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है, लॉज में रूल ऑफ लॉ। और ये देखना है, भूलना नहीं है कि ये नॉक्टर्नल काउंसिल का कंसेप्ट है, उसके लॉज बुक में है, रिपब्लिक बुक में नहीं। तो एक टॉप लेयर होता है नॉक्टर्नल काउंसिल में, जिसमें वाइजेस्ट मैन होंगे, जिसको वाइजेस्ट मैन ऑफ मैग्नेसिया कहा जाएगा। मिडिल टायर में गार्डियंस ऑफ द लॉज होंगे, 10 मेंबर्स होंगे फ्रॉम नॉक्टर्नल काउंसिल। एंड लोअर टियर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे 360 मेंबर्स की, ठीक है। तो इसका पर्पस है टू इंश्योर द स्टेट रिमेन्स रैशनल, वर्चुअस, इंसुलेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस एंड पैशंस ऑफ द एवरीडे लाइफ। तो ये पूरा है आपका नॉक्टर्नल काउंसिल। वहाँ पे ऊपर वाइजेस्ट मैन होंगे ये सारे, उसके बीच में फिर ये सब नॉक्टर्नल काउंसिल होंगी, और ये बाद में एंड में सब एग्जीक्यूटिव्स होंगे, लगभग 360 लोग होंगे ये सारे एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करेंगे, जो यहाँ पे डिसीजंस होंगे, ठीक है। ये लोग गाइड करेंगे। तो ये है पूरा नॉक्टर्नल काउंसिल का कंसेप्ट, लॉज बुक में दिया गया है। तो ये कुछ वन लाइनर से, विच ऑफ द प्लेटोस डायलॉग इंट्रोड्यूसेस द नॉक्टर्नल काउंसिल, लॉज, what is the primary function of nocturnal council, to guard the laws, provide philosophical oversight, educate. How does the nocturnal council differ from the philosopher king, रिपब्लिक या फिलोसफर किंग से कैसे डिफरेंट है ये। इट ऑपरेट्स विद इन अ स्टेट गवर्न बाय द फिक्स्ड लॉज, ऑफन सीन एज द एडवाइजरी रेदर देन डायरेक्ट रूल। तो ये एडवाइजरी सॉर्ट ऑफ है, लॉज जो है वो उसको बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर टिपिकल मेंबर्स ऑफ नॉक्टर्नल काउंसिल्स, एल्डरली गार्डियंस ऑफ द लॉज, सुपरवाइजर्स ऑफ एजुकेशन, ऑडिटर, सिलेक्टेड यंगर सिटीजन्स, ये सब होंगे उसका पार्ट। What is the key debate surrounding the nocturnal council, whether it has a direct ruling authority or primarily बस एडवाइजरी थी, ये डिबेट चल रहा है। इसके बारे में कोई कंक्लूसिव चीजें नहीं मिल रही है हमें। तो इसको एक सेकेंड बेस्ट स्टेट भी कहा गया है नॉक्टर्नल काउंसिल को, ठीक है। इट वाज अ प्लेटोज अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ फिलोसॉफिकल विजडम इनटू अ स्टेट गवर्न बाय द लॉज। तो वो भी बाद में एक्सेप्ट कर रहा है कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट तो वही होना चाहिए जो फिलोसोफर किंग होगा, लेकिन फिलोसोफर किंग को लेके आना, उसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है।
और फिर वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। ये भी बहुत बहुत पूछा जाता है, मैजिक नंबर लॉज में वो बता रहा है कि आइडियल नंबर ऑफ सिटीजन कितना होना चाहिए, 5040, ठीक है, ये नंबर याद रखो। और जो उसका स्टेट्समैन बुक है, इसमें वो जो फिलोसोफर किंग है ना, उसको एक सॉर्ट ऑफ रॉयल वेवर बोलता है। इसका काम है वेवर मतलब क्या करता है, ये कपड़े बुनता है। तो ऐसे ही सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग क्लासेस को बुन के एक ही साथ एक एक ढांचे में एक यूनिफाइड फैब्रिक बनाना, ठीक है, सबको एक हार्मनी में बना के रखना, ये स्टेट्समैन का काम है। तो स्टेट जो कैसे हमने देखा कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फिर लॉलेस क्या क्या है, टैरेनी, ओलिगार्की, मॉब ऑफ रूल। लॉलेस में लॉलेस में सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन लॉलेस में, ठीक है, सबसे बेस्ट मतलब प्लेटो के लिए एरिस्टोक्रेसी है, जो फिलोसोफर किंग वहां पे रूल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि थोड़े कुछ कुछ क्रिटिकल कैसे प्लेटो को देखा गया है। तो एरिस्टोटल ने प्लेटो के यूनिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इस ऑब्सेशन में पूरा डाइवर्सिटी नहीं रही, ठीक है, जो डाइवर्सिटी सोसाइटी के लिए बहुत इसेंशियल होती है। एक प्लुरैलिटी चाहिए, एक मोनोलिथ स्टेट नहीं चाहिए। और जो उसका प्लेटो का कम्युनिज्म है, वो ह्यूमन नेचर को ही वायलेट कर रहा है, क्योंकि हमारे हर एक के अंदर एक डिज़ायर होता है कि हम चीज़ों को ओन करें, हमारी फैमिली हो, बच्चे हो, उनको रेज करें। वो उस डिज़ायर को ही डिनाई करने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो मतलब इन्नेट होता है। हम्म, और फिलोसोफर किंग का रूल यानी इलिटिज्म है, जो है ना कि पावर करप्शन है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, उस तरीके से क्या गारंटी है भाई कि फिलोसोफर किंग पावर मिलने के बाद कुछ करप्शन वो नहीं करेगा। तो उस तरीके से रूल ऑफ लॉ को प्लेटो सॉरी एरिस्टोटल सपोर्ट करता है, नॉट अ रूल ऑफ अ पर्सन। उसके बाद आता है कार्ल पॉपर, ठीक है, उसका टेक्स्ट द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसमें वो हेगेल, प्लेटो, हेगेल और कार्ल मार्क्स, इनको बोलता है दीज आर द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। और एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो अभी अनचेक्ड सॉवरेनिटी जो है वो इन थिंकर्स के थॉट्स में मिलती है, ऐसे वो बोलता है कि प्लेटो का रिपब्लिक जो था वो ब्लूप्रिंट फॉर टायरनी था, ऐसे बोलता है कार्ल पॉपर। क्योंकि प्लेटो एक रिजिड क्लास स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो सेंसरशिप की बात कर रहा है, पोइट्स को बैन करने की बात कर रहा है, एक नोबल लॉ लेके आ गया जिससे एक रिजिड डिवीजन बना रहा है सोसाइटी में। तो ये सब से एक सॉर्ट ऑफ टोटलिटेरियन है ये सब, ऐसे बोलता है कार्ल पॉपर, ठीक है। तो यही है, देखो कि ये तीनों मतलब प्लेटो, हेगेल एंड कार्ल मार्क्स, दिस थ्रीज आर द एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी में क्या होगा, रैशनल क्रिटिसिज्म होगा, सेल्फ करेक्शन होगा, फ्री टू क्रिटिकली इवेल्युएट वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस थ्रू रैशनल क्रिटिसिज्म, वायलेंस का कोई रोल नहीं है। यह है ओपन सोसाइटी जिसमें लिबर्टी है, सेल्फ एटोनॉमी है। और एक क्लोज्ड सोसाइटी है जो ट्राइबल कलेक्टिविज्म, अनक्रिटिकल डिफेंस, प्री असाइन्ड रोल्स, राइट, टेलियोलॉजी जिसको बोला जा सकता है। तो ये सब है। और खुद कार्ल मार्क्स क्या देता है, पीसमल सोशल इंजीनियरिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस, यूटोपियन, ठीक है, ये सब वो एकदम यूटोपियन चीजें जो है उसको रिजेक्ट करता है। और इन सब तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बेस्ड सुसैन मोलर रकिंग की प्लेटो वाज अ रेडिकल फॉर हिज टाइम इन अलोविंग वुमेन टू बी गार्डियंस फिलोसोफर्स। ऐसा कोई वो डिस्टिंक्शन नहीं करता है कि वुमेन नहीं होनी चाहिए, वुमेन भी फिलोसोफर किंग बन सकती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसके लिए उनको मेन जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है, इसको फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करेंगे। कि women are equal only when they cease to be traditionally women. So Plato isn't true feminist because he only values women if they act like men, ignoring their distinct biological social roles। ठीक है, इस तरीके से इसको फेमिनिस्ट लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लियो स्ट्रॉस कहते हैं कि रिपब्लिक माइट बी आयरोनिक, एक सैटायर होगा, वार्निंग दैट सच अ परफेक्टली जस्ट सिटी इज इम्पॉसिबल एंड कॉन्ट्ररी टू ह्यूमन नेचर रेदर देन अ लिटरल ब्लूप्रिंट टू बी इनेक्टेड। तो यह है कि कार्ल पॉपर है वो बोलते हैं कि प्लेटो एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, ठीक है, हिज स्टेट वाज अ क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन वो बाद में ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट नो वन कैन बी नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। तो प्लेटो को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज करो, उसको फॉलो करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एरिस्टोटल ये बोलता है कि प्लेटो ने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को, एक्विजिशन के प्रति जो हमारी डिजायर्स होते हैं उसको इग्नोर किया है। तो ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा है वो बाउंड टू क्रिएट कंफ्यूजन। आर एच क्रॉसमैन है वो बोलते हैं कि प्लेटो वाज रॉन्ग बोथ फॉर हिज टाइम्स एंड फॉर आवर्स।
और ये उसके सपोर्टर है, वो बोलते हैं कि प्लेटो वॉज ए फिलोसफी एंड फिलोसफी इज अ प्लेटो इमर्सन जो है। ठीक है, तो ये कुछ कोट्स है जो आप मतलब अगर मेंस के आंसर राइटिंग में आपके काम आ सकते हैं, या ये कोट्स भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कोट किसका है। हम देखते हैं कि सीयूटी पीजी आपके जो भी एंट्रांसेस थे कौन से क्वेश्चन आए थे। तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये जो स्टेटमेंट है किसका है, प्लेटो का है। ठीक है, तो ये या वर्चुअस फाउंड इन इंडिविजुअल और फाउंड लार्जर फॉर्म ऑफ स्टेट, ये जो पूरा है सीयूटी पीजी 2023 में आया था, बीएचयू के 2016 में और 2019 में रिपीट हुआ था बीएचयू के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद के वैल्यूगरी, ये कंसेप्ट किसका है, प्लेटो का है, डीयूटी में आया था 2018 में। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो का, ये कंसेप्ट किसका है, थ्योरी ऑफ फॉर्म, बीएचयू में 2019 में पूछा था। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द डायलेक्टिक मेथड, यूजीसी नेट में आया था 2019 में, प्लेटो। वो सोक्रेटिस से सीखा है लेकिन यूज उसने किया है पहली बार। द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद प्लेटो, फिर से सीयूटी पीजी 2021 में आया था। अकॉर्डिंग टू प्लेटोस थ्योरी ऑफ मेन एंड मेटल्स द रूलर्स हैव, कौन से रूलर के पास क्या है, गोल्ड। इक्वेशन आया था सीयूटी पीजी 2023 में। तो ऑक्सिलरीज वॉरियर्स के पास क्या है, सिल्वर, एंड प्रोड्यूसर्स के पास, वर्कर्स के पास क्या है, ब्रॉन्ज। तो सीयूटी पीजी 2025 लास्ट ईयर क्या आया था, नॉलेज विदाउट जस्टिस आउट टू बी कॉल्ड कनिंग रादर देन विजडम, हु सेड दिस। ठीक है, प्लेटो। तो ये सब क्वेश्चंस आए थे। अब हम देखते हैं कि मतलब और भी क्वेश्चंस थे। अगर प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट, उसका पहला बुक है एपोलॉजी। ठीक है, और 2022 के शिफ्ट 2 में आया था नेट में, और सीयूटी पीजी 2021 में आया था कि एपोलॉजी किसका है। ठीक है, रिपब्लिक बाद में आया, आइडल स्टेट की बात वो उसमें कर रहा है, सीयूटी पीजी 2024 में आया था। स्टेट्समैन उसके बाद में उसने बुक लिखा है, एक ट्रांजिशनल है, राइट, रिपब्लिक से लॉ की तरफ जाते टाइम बीच में स्टेट्समैन आता है, एक ट्रांजिशनल। इसका भी ऑथर प्लेटो है, सीयूटी पीजी 2024 में आया था। लॉज एंड में से सबसे लास्ट प्लेटो ने लिखा, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल लीगलिस्टिक स्टेट की बात कर रहा है, भी 2021 के शिफ्ट 2 में यूजीसी नेट में आया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यूजीसी नेट में 2011 से लेकर 2025 तक कौन से क्वेश्चंस आए थे स्पीडली। ठीक है, प्लेटो एज अ फादर ऑफ नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल थ्योरी, सो प्लेटो एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी या नॉर्मेटिविज्म या आइडियलिज्म, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं। प्लेटो का जो भी थियरी ऑफ फॉर्म्स, आइडिया ऑफ फॉर्म, परफेक्ट, इटर्नल, फिक्स्ड, एक आइडिया, अनचेंजिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो गुड सिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, गुड सिटी कैसी होनी चाहिए, वाइज, ब्रेव, टेम्परेट, इक्विनियमियस, लेवल हेडेड, एक्सेट्रा एंड जस्ट। Plato was deeply influenced by Socrates and from whom he adopted dialectical approach. He was also influenced by Heraclitus, Parmenides and Pythagoras. ठीक है, ये नाम भी याद रखो। एंड प्लेटो का जो लॉ का कंसेप्ट है, मतलब ये नॉक्टर्नल काउंसिल का कंसेप्ट है, प्लेटो के लॉ में मिलता है हमें। उसके बाद लीगल कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द पॉलिटिकल एलाइट्स इन गुड मोरल शेप एंड प्रोवाइड्स लास्टिंग पॉलिटिकल एक्सेलेंसी, प्लेटो कहता है। प्लेटोस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ये सब स्पार्टा से इन्फ्लुएंस था, एक करप्शन को कर्ब करने के लिए था। फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी प्लेटो लेके आता है। प्लेटो का जो जस्टिस है, वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी, ठीक है, ये है। उसके बाद प्लेटो का रिपब्लिक जो है वो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा गया सबसे बेहतरीन बुक है। प्लेटो डेवलप्ड हिज थियरी ऑफ नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल वर्ल्ड, वो किसमें उसने एक्सप्लेन किया है, टियामस जो उसका बुक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, डायलेक्टिक मेथड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फिर से रिपीट किया। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच कौन किसका किसका है, हॉब्स, मैकियावेली, एरिस्टोटल। इसका इंडक्टिव मतलब क्या मैंने बताया था, जो पहले हम जाते डाटा कलेक्ट करते, उसको एनालाइज करते, फिर थ्योरी बिल्डअप करते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स। और डिडक्टिव मतलब पहले दिमाग में कंक्लूजन्स होते हैं, हम जाके डाटा कलेक्ट करते और फिर वो कंक्लूजन सही थे या गलत थे ये चेक करते हैं। ये प्लेटो, थॉमस एक्विनास, इनकी है। एजुकेशन कैसे, 20 ईयर्स तक सब पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ सिलेक्ट करेंगे 20 से 30। ठीक है, फिर 35 पे गार्डियन क्लास, 50 में बनेगा फिलोसोफर किंग। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, इक्वेशन आया था फिर से। ठीक है, एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट वाज ऑलवेज प्लेटोस सेकंड बेस्ट, किसका स्टेटमेंट है, जीएस सबाइन का है। द ग्रीक वर्ल्ड फॉर जस्टिस, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, डिस्कस कर रहे थे हम तब। एक एस्थेटिक कम्युनिज्म, ठीक है, ये वर्ड आया था, ये प्लेटो का ही कंसेप्ट है पूरा, जो कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी एंड वाइव्स है, एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए वगैरह वगैरह। पीपल हु शुड रूल आर दोज हु शुड नो अबाउट पॉलिटिक्स, ये भी कंसेप्ट, ये भी स्टेटमेंट प्लेटो का है। और जो प्लेटो का ही मतलब प्लेटो ने जो लिखा था एपोलॉजी, जो सोक्रेटिस का डिफेंस है, उसको गांधी जी ने ट्रांसलेट किया है, सत्यवीर नाम देके उस बुक को।
सोक्रेटिस को सत्यवीर कहा है और गुजराती में ट्रांसलेट किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो अब एंड में रिवाइज करते हैं पूरा पूरा लेक्चर को शॉर्टली विद इन 1-2 मिनट्स। तो कोर कंसेप्ट क्या क्या थी? एक नॉलेज इज वर्च्यू, एक सोक्रेटिक डिक्टम है ये, ठीक है, कि हम इविल या रॉन्ग चीजें जब करते हैं जब हमें पता नहीं कि सही क्या है, ठीक है, तो इग्नोरेंस में वो सब आता है। टेलोलॉजी नॉर्मेटिव थिंकर है प्लेटो, एक प्लेटो मतलब हमारा एक पर्पस एम एंड में टेलोस कुछ गोल है, उस तरफ हम सब जा रहे हैं, व्हाट आउट टू बी, ठीक है, एक परफेक्ट गोल एंड। एलोगी ऑफ द केव हमने देखा, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि केव में एक इल्यूजन में रह रहे हैं हम, ठीक है, वो इमिटेशंस है, बाहर बिहाइंड मतलब बाहर जो सन है वो सब है वो गूढ़ है, वो एक फॉर्म है, ठीक है। सो अंदर जो अपेरेंसेस है वो बाहर रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन, वो भी हमने देखा अच्छे से कि कैसे ओपिनियन इमेजिनेशन ओपिनियन से हम धीरे धीरे फिर नॉलेज की तरफ, अलग अलग केव के अंदर दो चीजें थी और बाहर दो चीजें थी, तो ये हमने मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन भी देखा। आइडिया एज अ फॉर्म, थियरी ऑफ फॉर्म्स भी हमने बहुत अच्छे से देखा कि कैसे फॉर्म जो होते हैं वो इटर्नल अनचेंजिंग, ठीक है, उनका कभी भी डिकाई नहीं हो सकता है, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, और विजिबल वर्ल्ड जो है वो जो हमें दिख रहा है वो दीज आर जस्ट शैडोज ऑफ द रियल वर्ल्ड। नॉक्टर्नल काउंसिल भी जो उसके लॉज बुक में है, वो भी हमने देखा कि वाइजेस्ट एल्डर्स की एक काउंसिल है जो कि गाइड कर रही है। उसके बाद एपेटाइट स्पिरिट्स रीजन, ये ट्रिपाइट हर एक में कोई एक इसमें से डोमिनेट कर रहा होता है, उस हिसाब से फिर एपेटाइट डिजायर मटेरियल नीड्स, ये प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। स्पिरिट जो होता है करेज ऑनर, ये सोल्जर्स के पास होता है। रीजन विजडम रैशनैलिटी, ये गार्डियंस जो रूलर्स है उनके पास होता है, ठीक है। आइडियल प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि व्हाट आउट टू बी की वो बात कर रहा है, ठीक है। क्लास बेस्ड जस्टिस है, मतलब हर एक क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है और हर एक की ड्यूटीज डिसाइड किए हुए मतलब अपना अपना काम करना है, ठीक है। सो जस्टिस इज अ हार्मनी ऑफ साउल एंड ईच इंडिविजुअल एंड क्लास परफॉर्मिंग इट्स ओन ड्यूटीज। वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी, ठीक है, ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। फाउंडेशनल प्रिंसिपल है प्लेटो के जस्टिस का, एक स्पेशलाइजेशन होना, एक दूसरे के ऊपर में इंटरफेरेंस नहीं करना और एक दूसरे के ऊपर सब इंटरडिपेंड भी है, ठीक है। देन मिथ्स ऑफ मेटल, जो नोबल लॉ का कंसेप्ट जो वो बता रहा है ना कि गोल्ड सिल्वर कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हायरार्की बता रहा है, अपना अपना प्लेस बता रहा है। और फिर एंड में ये एस्थेटिक कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स, ये बस गार्डियन क्लास के लिए ही है, ठीक है, करप्शन ना हो सोसाइटी में इसलिए ये है, ठीक है, जो 2023 शिफ्ट 2 में आया था। तो ये सब हो गई उसकी कोर कंसेप्ट, बाद में हम सॉर्ट ऑफ रिवाइज किया पूरे लेक्चर को। आई होप सो एंड तक आप रहे। ऑल द बेस्ट। इस लेक्चर के बाहर का मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, अगर आएगा भी कभी, ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहिए आप। और ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ जो भी आप कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं, आप कुछ और वीडियोस चाहते हो, कुछ नए तरीके से पढ़ाना चाहते हो, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होगा आई एम वेलकम टू दैट। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू ऑल।